हेलो माय लवली स्टूडेंट। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 15। और पार्ट 15 में हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लस्क है, इलेक्ट्रिक फ्लस्क किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो उसकी हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी और लास्ट में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। वो फॉर्मूला था हमारे पास फाई इक्वल में ई डी ए कॉस थीटा। एंड जहाँ पर हमने क्या करा था, इस कॉस को हम ऐसे रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं, इट अ स्केलर प्रोडक्ट। ठीक हो गया। इसके बाद हमने इसके यूनिट को देखा, क्योंकि देखो ई की जो यूनिट होती है, अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, तो जो ई की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर कूलम, और जो एरिया होता है उसकी हो गई मीटर स्क्वायर। तो कम्प्लीटली इसकी जो यूनिट होती है फाई की, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होती है। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देखा था। ठीक है, तो आज जो हम करेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये ऑल सीबीएसई के लिए भी, आईसीएसई के लिए भी, और आपका यूके बोर्ड वालों के लिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये गॉस थ्योरम। अब देखिए गॉस थ्योरम किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे गॉस थ्योरम को। अगर हम देखें तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये कहता है हमसे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू 1/epsilon naught टाइम्स द नेट चार्ज क्यू एनक्लोज्ड। ठीक है, ये एनक्लोज बाय द सरफेस, यानी कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज सर्किट है, जैसे ये सपोज क्लोज सर्किट है, तो कोई भी अगर क्लोज सर्किट है तो उस क्लोज सर्किट के अंदर अगर एनक्लोज चार्ज मतलब अंदर कोई चार्ज है, तो इस पूरे आपके सरफेस से जितना भी फ्लस्क पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लस्क, वो इस चार्ज का कितना टाइम्स होगा, 1/epsilon naught टाइम होगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर मैंने हिंदी में भी आपकी लैंग्वेज ये थ्योरी राइट की है। क्या कहा गया है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का कितना होता है, 1/epsilon naught टाइम्स होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना इसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने से पहले देखो मैं यहाँ पर ना आपको एक टॉपिक करवाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने से पहले यहाँ पर हम एक देख लेते हैं। एक हमारे पास क्या होता है ना, स्टे रेडियन होता है। स्टे रेडियन, आपको पता है एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, बट आपके पास जो क्यूबिक एंगल होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या होता है, जब हम कोई भी आपका क्या लेते हैं, एक सरफेस लेते हैं। ठीक है, कोई भी आपका एक सरफेस लेंगे, तो इस सरफेस का अगर मैं एक स्मॉलेस्ट पार्ट लूँ, जैसे मैंने कहा ये सरफेस ए है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, डी ए। और कहीं पे यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसके लास्ट कॉर्नर्स को मैच कर दूँ, तो यहाँ पर जो ये एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन एंगल, जिसे हम डिनोट करते हैं टी डब्ल्यू से। क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार को स्ट्रेट किया और इस पॉइंट से इसके डिस्टेंस को मैंने मान लिया आर। तो ये अगर मैं यहाँ पर स्टेरेडियन को फाइंड करने की कोशिश करूँ, तो याद रखना इसका जो एरिया होता है यानी कि डी ए, इस स्मॉलेस्ट पार्ट का जो एरिया होगा डी ए, वो इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देन डी ए इक्वल में क्या आ जाएगा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट यूज होता है जिसे हम बोलते हैं डी डब्ल्यू, और इसी को बोला जाता है स्टेरेडियन एंगल। लेकिन कहीं अब अगर मैं इसको और डिनोट और आपका सॉल्व करूँ, तो डी ए ये आपका मल्टीप्लाई में है, देन डिवाइड में आर स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा डी ओमेगा। अगर मैं इसका एंगल भी देखूं, अगर मैं कहूं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हमें पता है ई और डी ए के बीच का जो फ्लक्स में हम एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं, कॉस लेते हैं। तो अगर मैं इसका कॉस भी ले लूं, क्योंकि कॉस तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 0 बन रहा है यानी कि 1, तो कॉस भी ले लूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, समटाइम्स ये कॉस, मैक्सिमम टाइम्स ये क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ई और डी ए के बीच का जो एंगल बन पाता है वो आपका मैक्सिमम क्या होता है, 0 होता है।
तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी आपका ये इस टाइप का कुछ फॉर्मूला आ रहा है तो ये है। अब यहाँ से कभी कभी हमारी डी ए डब्ल्यू की कांस्टेंट वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसे डी ए। अब मैंने मान लिया कि ये जो सरफेस है ये स्पेयर है, यानी कि गोला है, तो आपको पता है यहाँ पर डी ए मतलब एरिया, तो गोले का एरिया क्या होता है 4πr², और अपॉन में क्या है हमारे पास r², ठीक है। इक्वल में क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू। तो यहाँ से देखेंगे आप कि r² से r² कैंसिल आउट हो गया, तो डी डब्ल्यू की कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है 4π। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको, इस टेरेडियन को इसलिए डिफाइन करवा रही हूँ। कभी कभी ये बाय डेफिनेशन आ जाता है एक नंबर में, और कभी कभी क्या है यहाँ मोस्टली ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ होगा ये गॉस थ्योरम को प्रूफ करने में हमारा यूज़फुल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम गॉस थ्योरम के प्रूफ में। अगर मैं गॉस थ्योरम की प्रूफ को देखूं तो यहाँ पर आपके पास देखो लैंग्वेज भी लिखनी है। कोई भी अगर फिजिक्स में डेरिवेशन आता है तो याद रखना उसमें बेटा कि डेरिवेशन में सबसे पहले आपको डायग्राम को शो करना होता है, डायग्राम बनाना होता है, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट लिखना होता है, उसके बाद आप प्रूफ में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सरफेस लिया है, कोई भी आप एक सरफेस लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको। चलो दोबारा से मैं यहाँ पर पहले मैं लैंग्वेज बता दे रही हूँ आपको। देन लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज plus q situated at a point O inside a closed surface A। एक आपके पास एक फिगर है जिसका सरफेस एरिया A है, इसके पॉइंट O पर हमने एक क्लोज मतलब +q चार्ज को रखा है और ये सरफेस क्लोज्ड है। लेट dA be a small area element surrounding a point P on the surface। फिर यहाँ पर हमने इसके एक छोटा सा पार्ट ले लिया P, और इसका जो एरिया है वो dA है। इसके बाद कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पे वो इस चार्ज के अकॉर्डिंग हम मेज़र कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से आपका बनाती हूँ, फिर सॉल्व करवाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, चलो एक क्लोज सरफेस मैंने ले लिया, सपोज ऐसे ही एक क्लोज सरफेस ले लिया। अब एक इसका स्मॉल, अगर क्लोज सरफेस ए है तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा डी ए, ठीक है। मैं यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मान लिया, इसको नाम दे दिया पी, और यहाँ कहीं मैंने एक चार्ज आपका प्लेस कर दिया, और आपको पता है जब हम इसके कॉर्नर्स को मैच करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा जिसे आप कहेंगे डी डब्ल्यू। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये सरफेस है, सरफेस एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ऑलवेज सरफेस से कहाँ को होती है, बाहर की ओर। तो यानी कि जो डी ए की डायरेक्शन होगी वो देन डी ए, ठीक है। और ई की डायरेक्शन भी क्या होती है, हमेशा सरफेस से बाहर की ओर होती है, यानी कि यहाँ पर जो ई की डायरेक्शन भी होगी वो क्या होगी, बाहर की ओर। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा वो होगा थीटा। तो हम कहेंगे कि इस स्मॉलेस्ट पार्ट से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इस स्मॉलेस्ट पास के लिए फ्लक्स निकालेंगे। स्मॉल है पार्ट इसलिए डी लगाया, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या, ई डी ए कॉस थीटा, क्या पढ़ा था हमने, ई डी ए कॉस थीटा। फिर आपको पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है या पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारे पास, तो हम जानते हैं वी नो दैट कि ई जो होता है किसी पॉइंट पे वो होता है 1/4πε0 देन Q/r²। तो ई को हम रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू से, देन ये आ जाएगा डी फाई ई इक्वल में 1/4πε0 Q/r², और साथ में आपके पास है डी ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे या अरेंज करेंगे इसको कुछ इस तरीके से, देखेंगे हम। तो मैंने क्या करा, Q के साथ ले लिया 1/4πε0, देन डी ए कॉस थीटा है ऊपर, और नीचे हमारे पास है r²। अब ये वैल्यू आपको कहीं पे देखी जैसी लग रही होगी, इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले क्या समझाया था, स्टेरेडियन एंगल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखो डी ए कॉस थीटा अपॉन में r² है, यहाँ पर भी डी ए कॉस थीटा अपॉन में r² है। तो इसको मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किसके अकॉर्डिंग, या किस वैल्यू के अकॉर्डिंग, डी डब्ल्यू। तो इस पूरे की जगह पे मैंने वैल्यू रख दी डी डब्ल्यू, ठीक है। ये तो अब हमारे पास क्या आया, ये जो वैल्यू आई है ये इस स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए आई है, लेकिन हमने गॉस थ्योरम तो पूरे एनक्लोज सरफेस के लिए करनी है, तो हम कहेंगे कंप्लीट सरफेस के लिए, फॉर कंप्लीट सरफेस, ठीक है।
फॉर कंप्लीट सरफेस। तो कंप्लीट सरफेस के लिए अगर मैं लूँ तो देखो, हमेशा मैंने बताया है, डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि क्या होता है, जो सरफेस होता है वो क्या होता है, क्लोज होता है। तो याद रखना, अगर सरफेस ओपन होगा तो आपने सिर्फ ये डिनोट करना है, अगर सरफेस क्लोज होगा तो आपने उसको ऐसे डिनोट करना है, ठीक है। तो देन आ जाएगा डी फाई ई इक्वल। अब यहाँ पर हम देखेंगे Q ओवर 4πε0, ये तो आपका कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पर हम इसको कांस्टेंट के फॉर्म में ही यूज़ करेंगे 4πε0। ठीक, अब हमारे पास जो आपका कंप्लीट सरफेस के लिए निकालेंगे वो क्या आएगा, DW। और अभी हमने पढ़ा था कि कंप्लीट सरफेस के लिए क्या लिया था, मैंने एक स्पेयर लेके इसकी वैल्यू निकाली थी, और कंप्लीट सरफेस के लिए DW की वैल्यू कितनी होती है, 4π। तो बस हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से D और इंटीग्रेशन साइन से ये हट के कंप्लीट सरफेस के लिए आएगा D5, और ये हो जाएगा Q ओवर 4πε0, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 4π। तो 4π से 4π कैंसिल हो गया, देन फाइनली आपके पास आंसर आएगा 5e Q इंटू 1/ε0, और यही हमारी क्या है, गॉस थ्योरम है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इस पूरे फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ये हमने क्या करा है, प्रूफ किया है गॉस थ्योरम का, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट तो आपको लिखना ही होता है बेसिकली, कि स्टेटमेंट क्या है, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जितना भी फ्लक्स पास होगा वो उसी क्लोज से जो नेट आपका चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम होगा। इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो। और अगर प्रूफ आएगा तो प्रूफ में आपको फिगर भी बनाना है, लैंग्वेज भी लिखनी है, ठीक है, और इसके बाद इसको प्रूफ भी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट में प्रूफ कर दिया, बस हमने स्टेरेडियन एंगल की थोड़ा सा हेल्प ली और इसको प्रूफ कर दिया। तो आई होप आपको ये आपका डेरिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।